कल के क्लास में बेसिकली मैंने क्या बताया था, अल्टरनेटिंग करंट में कि जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस हो तो क्या कंडीशन होगा, सर्किट में केवल इंडक्टेंस हो तो क्या कंडीशन होगा, और सर्किट में केवल कैपेसिटर हो तो क्या कंडीशंस होगा। तो अलग अलग सर्किट्स में कल मैंने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में बेसिकली क्या मैं बताऊंगा, मिक्स बताऊंगा। मतलब सर्किट में रेजिस्टेंस भी हो, इंडक्टेंस भी हो, रेजिस्टेंस भी हो, कैपेसिटेंस भी हो, या तीनों हो। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, एसी थ्रो सीआर एंड एलआर सर्किट की बात कर रहे हैं, मतलब कैपेसिटर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द सीआर सर्किट। दिस इज द सीआर सर्किट। इसमें कैपेसिटर भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो क्या कंडीशंस होते हैं वो देखते हैं। वोल्टेज तो मालूम है आपको, वी एम साइन ओमेगा टी, दिस इज द वी इक्वल टू, और करंट क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो दिस इज वोल्टेज वी इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी। और मान कैपेसिटर है तो कैपेसिटर से चार्ज कितना फ्लो होगा, क्यू चार्ज फ्लो होगा। तो करंट कितना हो जाएगा कैपेसिटर के केस में, कोई करंट आई फ्लो हो रहा हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, पीडी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय सी। ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो करंट, तो फाइनली क्या हो जाए, सिंस क्यू बाय सी एक्ट्स अपोजिट टू अप्लाइड ईएमएफ, क्यू बाय सी है जो मतलब कि कैपेसिटर से जो पीडी है वो ईएमएफ के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है। तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस क्यू बाय सी। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो आई आर तो ये हो गया, और वोल्टेज की जगह पर क्या हो जाएगा, ये पूरा वोल्टेज हो जाएगा सर्किट का, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस क्यू बाय सी। अब करंट एट एनी इंस्टेंट टाइम टी में करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो आई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आई एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, जो कि कल की क्लास में भी मैंने बताया था। आई एम इज द मैक्सिमम, या इसको मीन या पिक वैल्यू भी बोलते हैं। तो करंट्स क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन आर, ए टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। करंट इक्वल टू, क्योंकि ये V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर। तो मैक्सिमम करंट बरा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन आर। ये आर क्या है, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस है, क्योंकि सर्किट में क्या है आपका, रेजिस्टेंस भी है और कैपेसिटर्स भी है, दोनों की बात कर रहे हैं। तो उस केस में जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों हो तो रेजिस्टेंस ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा सी स्क्वायर। 1 सी को क्या बोलते हैं, दिस इज द एक्स सी। कल मैंने आपको बताया था इंडक्टिव कैपेसिटेंस। मतलब आज का कंसेप्ट तभी अच्छे से समझ में आएगा और क्लियर होगा जब कल कल का पता, कल जो मैंने अलग अलग बताया ना वो पता होना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या होगा कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल फाई, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी लिखा, और I इक्वल टू क्या लिखा मैंने, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। मतलब वोल्टेज जो है, करंट जो है वोल्टेज से फाई एंगल से लीड कर रहा है। तो अगर इसकी फेजर डायग्राम की बात करें, दिस इज द फेजर डायग्राम्स ऑफ सर्किट इन विच सर्किट कंटेंट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर दोनों हो, तो उसका फेजर डायग्राम आपका ए हो जाएगा। और दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इस एक्सिस को वी आर है, वी आर, दिस इज द वी सी कैपेसिटिव का वोल्टेज, और ए हो गया आपका इसका रिजल्टेंट वी आर प्लस वी सी। और दिस इज द वोल्टेज ट्रेंगल। वोल्टेज ट्रेंगल मतलब राइट एंगल ट्रेंगल की अगर बात करें तो बेस क्या बताएगा, मतलब ओ ए, दिस इज द वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। और ए जो है परपेंडिकुलर क्या करेगा, वी सी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। और दिस इज द ए क्या है, हाइपोटेनस, ए क्या बनाएगा, वी को बताएगा, वोल्टेज बताएगा।
मतलब अगर इसमें अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो v इक्वल टू अंडर रूट वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, मतलब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब एक टर्म आया, पीछे वाला टर्म आया, यहाँ यहाँ मैंने देखा, मैंने जेड लिखा। जेड को क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस कहते हैं। तो इम्पीडेंस बेसिकली क्या होता है? इम्पीडेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय सीआर सर्किट फॉर द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मतलब अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो से जो सीआर सर्किट में अपोज करता है, मतलब जो काम उधर रेजिस्टेंस का रहता है वही काम यहाँ इम्पीडेंस का रहेगा। सीआर सर्किट में मैंने कैपेसिटिव और रेजिस्टेंस सर्किट में वही काम यहाँ आपका इम्पीडेंस का भी रहेगा। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर। वही चीज है ओम्स लॉ में, जैसे V इक्वल टू आई आर बोलते थे, मतलब R इक्वल टू V अपॉन आई। तो वही वर्क यहाँ Z का भी कर रहा है, लेकिन Z इम्पीडेंस की CR सर्किट का, और रेजिस्टेंस सिंपल, जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होता है तो उसकी बात करते हैं। तो Z इक्वल टू वी एम अपॉन आई एम। अब यहाँ वैल्यू रख दें वोल्टेज का, दिस इज द, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इम्पीडेंस का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। इससे आप इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। आई एम इज द, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट ऑफ द गिवन एज इंडिपेंडेंट, द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द सेम। ऑब्वियसली जो जब वर्क पूरा रेजिस्टेंस जैसा ही है, मीनिंग वही है, तो जो यूनिट्स एंड डायमेंशन आपका रेजिस्टेंस का होगा वही आपका इम्पीडेंस का भी होगा। तो द करंट इन द सर्किट अहेड ऑफ ईएमएफ बाय फेज एंगल फाई। तो मतलब फेज एंगल अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स सी बाय आर हो जाएगा। दिस इज द फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स सी बाय आर। दिस इज द फेज एंगल। अब एसी सर्किट थ्रू इंडक्टर एल एंड रेजिस्टेंस, तो एल सी आर सर्किट हो गया। अब देखते हैं एल आर सर्किट देखते हैं। मतलब सर्किट में क्या है आपका? रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है, तो क्या कंडीशंस होते हैं वो डिस्कस करते हैं बेसिकली। तो V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इसमें कर कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया कि टी टाइम में किसी भी सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो द बैक ईएमएफ डेवलप इन द इंडक्टर, दिस ईएमएफ क्या हो जाएगा? एल डी आई बाई डी टी अपोज द अप्लाइड ईएमएफ V। अप्लाइड ईएमएफ V को अपोज करेगा। जो काम रेजिस्टेंस का कर रहा था वही काम यहाँ आपका इंडक्टर का होगा। तो सो द इफेक्टिव ईएमएफ क्या हो जाएगा? टोटल सर्किट की बात करें, V माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये जो V है रेजिस्टेंस के कारण हो गया, और एल डी आई बाई डी टी है इंडक्टेंस के कारण हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? V की प्लेस पे ये पूरी वैल्यूज रख देंगे। तो ये आपके कंडीशंस हो गए। अब देखो, द अप्लाइड एसी ईएमएफ एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। वोल्टेज का तो मालूम है आपको, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और वी एम साइन ओमेगा टी, और V की प्लेस पे ए, जो अपन ने अभी पीछे निकाला था वो रख दिया। तो करंट आई एट एनी इंस्टेंट टाइम टी इज द करंट का फॉर्मूला आपका ए हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। तो मैक्सिमम करंट क्या हो गया? दिस करंट का फॉर्मूला है वी एम अपॉन अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और रेजिस्टेंस के केस में, एल सी के, आर सी के केस में भी वही था। आई एम बराबर क्या था? वी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर की बात कर रहे थे, और वहाँ एक्स सी बराबर था 1 अपॉन ओमेगा सी, और यहाँ एक्सएल इक्वल टू आपका ओमेगा एल है। बस यही फर्क है। ऐसे कल मैंने डिस्कस कर भी दिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? वी एम अपॉन आई एम, मतलब दिस इज इम्पीडेंस इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो गया। तो करंट इन द सर्किट उसमें क्या कर रहा था आपका? जब सी आर सर्किट पर रहते तो लीड कर रहा था। इसमें जो करंट जो है लैग करेगा ईएमएफ से बिहाइंड है। तो फेज एंगल क्या होगा? एल ओमेगा बाय आर, मतलब एक्स एल अपॉन आर, और उसमें क्या था? एक्स सी बाय आर का। फर्स्ट एंड सेकंड से वोल्टेज और ईएमएफ लीड्स करंट बाय फेज एंगल फाई से। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ एलआर सर्किट का फेजर डायग्राम है, जिसमें वोल्टेज जो है करंट से लीड कर रहा है फाई एंगल से। अब कुछ आंसर, क्वेश्चन का आंसर बता क्या?
क्या होगा इसका आंसर? आर एंड एल। ठीक है, आर एंड एल। इसका बताए क्या होगा आंसर? ईएमएफ लीड्स द करंट। करंट लीड्स द ईएमएफ। अब देखते हैं एलसीआर। अभी क्या देखा अपन ने? सीआर सर्किट और एलआर सर्किट। अब देखते हैं एलसीआर सर्किट, तीनों का कॉम्बिनेशन। दिस इज द एलआर सर्किट। मतलब इसमें इंडक्टेंस भी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है, तीनों रखा हुआ है। तो वोल्टेज तो हो गया वीएम साइन ओमेगा टी, या ईएमएफ हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मान लेते हैं लेट द अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज हो गया वीएम साइन ओमेगा टी, बी अप्लाइड टू ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एल, रेजिस्टेंस आर एंड कैपेसिटेंस सी, और तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया। अब मान लिया कि इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और चार्ज क्या है कैपेसिटर का, क्यू है एट एनी टाइम टी के बाद। दिस इज आई करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का इज क्यू बाई सी अक्रॉस द कैपेसिटर एंड बैक ईएमएफ। और इंडक्टर का क्या हो जाएगा आपका? कैपेसिटर का हो जाएगा क्यू बाई सी, और इंडक्टेंस का हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा तीनों के कारण? वीएम साइन ओमेगा टी रेजिस्टेंस के कारण माइनस इंडक्टेंस के कारण एल डी बाई डी टी, और कैपेसिटर के कारण क्यू बाई सी हो गया। गिव्स द नेट ईएमएफ, और एक इसके इक्वल हो जाएगा आई आर के इक्वल हो जाएगा। तो ओम्स लॉ अप्लाई कर दे, तो दिस इज इम्पीडेंस का, तो दिस, तो बैक ईएमएफ डेवलप द इंडिकेटर, दिस इज गलत। तो एलसीआर सर्किट के लिए क्या हो जाएगा? दिस। अब इसमें जब ये इंडक्टेंस एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं तो इसमें ए फॉर्मूला नहीं होगा, दिस इज। इसमें इम्पीडेंस जो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका इम्पीडेंस का। अब वीएम तो बताने की जरूरत ही नहीं है, मालूम है पीक ईएमएफ या पीक वोल्टेज बोलते हैं। और दिस इज द जेड इज द इम्पीडेंस एलसीआर सर्किट के लिए जेड हो गया। अब एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है, वही चीज मैंने लिखा है। केस फर्स्ट, तो इम्पीडेंस इक्वल टू क्या लिखा था मैंने? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी हो, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ग्रेटर देन हो तो करंट तो खैर ठीक है, द करंट आई एट एनी इंस्टेंट ऑफ सर्किट आई में साइन ओमेगा टी माइनस पर, विच इज पॉसिबल एट हाई फ्रीक्वेंसी। एक कब पॉसिबल है? हाई फ्रीक्वेंसी। इन दिस केस द करंट लैग्स ईएमएफ बाय फेज एंगल पाई से लैग करेगा। केस टू, अगर एक्सएल इज लेस देन एक्सी हो, क्या हो? एक्सएल इज लेस देन एक्सी हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा? करंट एट एनी टाइम सर्किट दिस ओमेगा टी प्लस पाई हो जाएगा। तो एक किस फ्रीक्वेंसी पे पॉसिबल है? दिस इज लो फ्रीक्वेंसी भी पॉसिबल है। तो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सआई और करंट ए हो जाएगा, और हाई फ्रीक्वेंसी पे पॉसिबल है। और एक्सएल इज लेस देन एक्सी और आई इज दिस, ये कहाँ पॉसिबल है आपका? लो फ्रीक्वेंसी पे पॉसिबल है। तो इसमें करंट लीड्स द ईएमएफ बाय फेज एंगल पाई से लीड कर रहा है। दिस कुछ इस तरह, फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन ड्रा द फेजर डायग्राम एंड वेक्टर डायग्राम ऑफ दिस। ये आपका एलसीआर सर्किट का है, फेजर डायग्राम एंड वेक्टर डायग्राम, तीनों का कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं एलसीआर सर्किट। ये फॉर्मूला तो कर मैंने अभी लिखवाए थे, वही चीज है। जेड इक्वल टू दिस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, और एक्सएल की वैल्यू रखा हुआ है ओमेगा एल, और एक्सी का वैल्यू रखा हुआ 1 अपॉन ओमेगा सी का। तो द एलसीआर सीरीज सर्किट हैज वेरी लार्ज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी at low frequency and very large inductive reactance this at very high frequency। तो ये ख्याल रखना
एलसीआर सीरीज सर्किट की अगर बात करेंगे तो उसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाई कब रहेगा, एट लो फ्रीक्वेंसी पे, और इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई कब रहेगा, एट हाई फ्रीक्वेंसी पे। एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी द टोटल रिएक्टेंस ऑफ सर्किट का टोटल रिएक्टेंस क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा अंडर दिस कंडीशन। तो जेड इक्वल टू आर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखना। और एलसीआर के लिए हो जाएगा 5 tan इनवर्स एल ओमेगा बाय आर, या tan इनवर्स एक्सएल बाय आर भी लिख सकते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलएस, और इसके फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का कंडीशंस क्या होगा, जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होगा। तो दिस इज द कंडीशन। अब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा तो जेड इक्वल टू इम्पीडेंस किसके बराबर होगा, रेजोनेंट तो इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अब जाए तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, तो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और ओमेगा की प्लेस पे चाहे तो क्या लिख दें, 2 पाई एफ, और 2 पाई एफ इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, दिस इज। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे इसको। वही चीज है अभी मैंने लिखवाए थे, 2 पाई एफ आर इज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एग्जाम में आते हैं। और ये आपके डायग्राम हो गए डिफरेंट रेजिस्टेंस का, करंट और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है, अलग अलग रेजिस्टेंस, अलग अलग करंट के रेजिस्टेंस का। The frequency response curve of LCR circuit is shown in figure. It shows maximum current at resonant frequency f पर क्या शो करेगा, मैक्सिमम करंट शो करेगा। अब इन केस ऑफ एलसीआर सीरीज रेजोनेंस सर्किट में अभी मैंने कंडीशन बताए थे कि एक्सएल बराबर एक्ससी हो, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल। दिस इज द रेजोनेंस ऑफ द सर्किट इज 0 एक्सएल माइनस एक्ससी, तो जेड बराबर आर हो जाएगा। और करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन आर, करंट इन द सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा। एंड दिस सीरीज रेजोनेंट सर्किट, इस सीरीज रेजोनेंट सर्किट को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट। दिस इज द एक्सेप्टर सर्किट, एंड दिस सर्किट इज यूज्ड टू रेडियो एंड टीवी में यूज करते हैं। वी रिसीव द डिजायर्ड स्टेशन बाय मेकिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट इक्वल टू दैट ऑफ द desired stationary frequency by varying capacitance which gives resonance conditions. This is the resonance conditions. मतलब रेडियो और टीवी में ये यूज करते हैं रेजोनेंट सर्किट। बताओ क्या होगा इसका आंसर, LC will have to be increased. ठीक है, एलसी विल हैव टू बी डिक्रीज। ये बताओ इसका क्या होगा आंसर, Always leads the voltage. नहीं, इज ऑलवेज इन फेज विथ द वोल्टेज। अब देखो ये असर्शंस है और ये रीजंस है। असर्शंस क्या बोल रहा है कि इन सीरीज एलसीआर सर्किट रेजोनेंस अकर एट वन फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस केवल एक फ्रीक्वेंसी पर अकर करेगा। और इसका रीजन क्या है, एट रेजोनेंस द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द अपोजिट टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल है। तो कौन सा सही होगा इसमें आंसर, Third वाला. फर्स्ट, दोनों तो ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर, ए का करेक्ट रीजन भी है। Yes sir. अब देखते हैं पावर एनर्जी एंड एलसी ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं। तो पावर इन एसी सर्किट में पावर की बात करते हैं, तो जनरली इन डीसी सर्किट पावर इज गिवन बाय पी इक्वल टू वी आई, ये याद रखें। डीसी सर्किट में बात करेंगे तो पावर को किससे लिखेंगे, वोल्टेज इनटू करंट से लिखना है। और अगर इन एसी सर्किट की बात करते हैं तो एसी सर्किट में क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली
the product of the voltage and component of the current which in phase with the voltage is called power. मतलब एसी सर्किट के केस में वोल्टेज एंड द कंपोनेंट ऑफ द करंट, मतलब प्रोडक्ट किसका होगा, वोल्टेज का और करंट के कंपोनेंट का प्रोडक्ट, पावर का फॉर्मूला ये हो गया ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये तो मालूम है आपका, ई एम एफ आर एम एस ई एम एफ और करंट ई एम एफ और कॉस फाई हो जाएगा इन केस ऑफ एसी सर्किट, where ERMS and IRMS values of voltage and current. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. द क्वांटिटी cos phi is the पावर फैक्टर, ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ, cos phi को क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर. अब देखो इंस्टेंटेनियस पावर की अगर बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट. मतलब इंस्टेंटेनियस पावर होगा वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंस्टेंटेनियस करंट का प्रोडक्ट होगा. दिस इज द पी इंस्टेंट, आई इंस्टेंट, ई और ई इंस्टेंट. दिस इज ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई. अब ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड फाई इज द क्या है, फेज एंगल है. अब इसमें अगर फाई जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट आई नॉट, फाई जीरो हो गया, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और दिस इज द वी मैक्स आई मैक्स और ओमेगा की प्लेस पे क्या रख देंगे, दिस इज 2 पाई एफ रख देंगे. तो इंस्टेंटेनियस पावर वेरी कहाँ कर रहा है, बिटवीन वी मैक्स आई मैक्स एंड जीरो के बीच वेरी कर रहा है. अब देखते हैं एवरेज पावर एंड ट्रू पावर. एवरेज पावर एंड ट्रू पावर. The average of instantaneous power in an AC circuit over a full cycle is called average power. Average power क्या बोलते हैं, the average of instantaneous power. Instantaneous power का average सर्किट ओवर ए फुल साइकिल की बात कर रहे हैं. फुल साइकिल का मतलब दिस इज, ये हो गया आपका फुल साइकिल. तो फुल साइकिल में एसी सर्किट में जो इंस्टेंटेनियस पावर का जो एवरेज होगा दैट इज कॉल्ड एवरेज पावर. एवरेज पावर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, और वी आर एम एस की वैल्यू ऑलरेडी मैंने कल डिस्कस कर चुका हूँ, वी नॉट बाय रूट टू, और आई आर एम एस इज ऑल्सो डिस्कस इन लास्ट क्लासेस, आई नॉट बाय रूट टू. तो ये पी एवरेज हो गया आपका. इस सब की जरूरत नहीं है, बेसिकली एक ग्राफ की जरूरत है, इसकी भी जरूरत नहीं है. दिस इज द ग्राफ. अब देखते हैं एपरेंट ऑफ वर्चुअल पावर की. तो एपरेंट पावर क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ एपरेंट वोल्टेज एंड एपरेंट करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड एपरेंट पावर. मतलब आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट के प्रोडक्ट को ही एपरेंट पावर बोलते हैं एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है. दिस इज वी आर एम एस आई आर एम एस दिस, ठीक है. और ई आर एम एस तो मालूम ही है, ई नॉट अपॉन रूट टू और आई नॉट अपन रूट टू क्या हो गया, 2 हो गया. तो आर एम एस के टर्म ये हो जाएगा और मैक्सिमम के केस में ये आपके फॉर्मूले हो जाएंगे. अब देखो पावर फैक्टर्स. पावर फैक्टर क्या होता है, दिस इज पावर फैक्टर रेशियो ऑफ ट्रू पावर. ट्रू पावर और एपरेंट पावर के रेशियो को ही पावर फैक्टर, मतलब पी टी अपॉन ए, एंड दिस इज इक्वल टू ऑल्सो आर अपॉन जेड एंड कॉस फाई के बराबर होगा. अब पावर फैक्टर अगर 1 हो जाता है, पावर फैक्टर 1 हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि डिजायरेबल कीप द साइज ऑफ ट्रांसफॉर एंड वायरिंग टू ए मिनिमम, मतलब रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस इक्वल हो रहा है. दिस इज डन बाय एडिंग कैपेसिटेंस इन एन इंडक्टिव सर्किट. ये कब पॉसिबल है, जब पावर फैक्टर 1 हो, जब एडिंग कैपेसिटेंस. इंडक्टिव सर्किट में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस ऐड करना पड़ेगा. अब मल्टीप्लाई बाय 100, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ही परसेंटेज में हो जाएगा. अब देखो जैसे एलसी ऑसिलेशंस, दिस इज द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ एलसी ऑसिलेशन. एलसी है मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटर की बात कर रहे हैं. दिस इज द इंडक्टेंस एंड दिस इज द कैपेसिटेंस. टी इक्वल टू जीरो पे करंट, टी इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो, और वोल्टेज कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो.
अगर इस केस की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है। अब टाइम क्या कर दिया, 0 की जगह पर टाइम T/4 कर दिया, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। दिस इज, पहले टाइम क्या था, 0 था, अब टाइम क्या हो गया, T/4 हो गया। तो उस केस में करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, अब वोल्टेज 0 हो जाएगा। अब टाइम आगे बढ़े, टाइम को क्या कर दिया आप, T/2 कर दिया, तो करंट तो 0 हो गया और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निगेटिव हो जाएगा। अब टाइम आगे बढ़े, टाइम अब कहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। दिस इज, किस पॉइंट पे, 3T/4 पे बढ़ रहे हैं। तो इसमें करंट आपको दिख रहा है डायग्राम से, करंट क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव्स में हो जाएगा और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर शुड बी 0। अब आगे बढ़े इस पॉइंट पे, मैंने फुल साइकिल, इस पॉइंट पे टाइम टी हो गया। जब टाइम टी है तो करंट अगेन 0 और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज ग्रेटर देन 0। तो एलसी सर्किट कंटेन्स एन इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर सी एज शोन इन फिगर, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन आपके एलसी ऑसिलेशंस के हो गए। अब क्यू बी दी चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम टी बराबर 0 पे, कैपेसिटर की चार्ज कितनी है, क्यू है। तो एनर्जी इन एन एलसी सर्किट में अगर मैं एनर्जी की बात करूं, तो यहाँ आप ग्राफ से देख रहे हैं, दिस इज द डैश वाली जो लाइन है, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। और एक मैंने बनाया है, एक येलो वाले जा रहे हैं जो ओरिजिन से जा रहा है, एक इसका पोटेंशियल एनर्जी है, इंडक्टेंस का पोटेंशियल एनर्जी है। और जो ब्लू वाली लाइन है वो किसका है, कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखो, तो एन इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड डिपेंड्स अपॉन द करंट। तो इंडक्टर स्टोर एनर्जी क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड में एंड डिपेंड्स द करंट। As the charge and current oscillate between the capacitor and inductor, the energy storage also oscillate। अब इसमें देख रहे हैं कि जो एनर्जी स्टोर हो रहा है चार्ज एंड करंट कैपेसिटर और इंडक्टर के फॉर्म में हो रहा है, मतलब इससे क्या होगा कि एनर्जी जो स्टोर हो रहा है वो भी क्या करेगा, ऑसिलेट होगा। तो आफ्टर टी इक्वल टू 0, टाइम 0 पे क्या होगा, द द चार्ज मूव्स फ्रॉम वन कैपेसिटर प्लेट टू द अदर एंड करंट पेज थ्रू द इंडक्टर्स। मतलब टाइम 0 पे क्या होगा, चार्ज मूव्स फ्रॉम वन कैपेसिटर प्लेट, जैसे कैपेसिटर के दो प्लेट होते हैं, कैपेसिटर कितने होते हैं, दो प्लेट होते हैं। मतलब टाइम 0 पे क्या होगा कि चार्ज कहाँ मूव करेगा, वन प्लेट कैपेसिटर से। जैसे एक पे कैपेसिटर में क्या होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे निगेटिव चार्ज होता है। जो जब टाइम 0 होगा तो चार्ज एक प्लेट के एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर के प्लेट टू द अदर पे मूव करेंगे। तो चार्ज जब मूव कर रहा है तो करंट कहाँ से पास करेगा, इंडक्टर से पास करेगा। इवेंचुअली द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर फेल फॉल्स टू 0। चार्ज बेसिकली क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का 0 हो जाएगा। एंड द इंडक्टर अगेन अपोज द चेंज इन द करंट। अगेन इंडक्टर जो है इसको अपोज करेगा, चेंज इन करंट को। सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ नाउ एक्ट्स एज मेंटेन टू करंट द नॉन जीरो वैल्यू। और जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो करंट की वैल्यू को मेंटेन करके रखेगा, मतलब उसको 0 नहीं होने देगा। एंड दिस करंट कंटिन्यू टू ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्रॉम वन कैप। और जो करंट फ्लो रहा है वही करंट क्या काम करेगा, चार्ज को कंटिन्यूअसली कैपेसिटर के एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ मूव कराएगा एंड कॉजिंग द कैपेसिटर चार्ज एंड वोल्टेज टू रिवर्स साइन, मतलब वो रिवर्स साइन में इसे होते रहेगा। इवेंचुअली द चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिटर्न टू ओरिजिनल वैल्यू। अब कैपेसिटर के चार्ज फिर ओरिजिनल वैल्यू पे चले जाएगा। तो ऐसे ही कंटिन्यू मूवमेंट आपका चार्ज एंड करेंट्स का होते रहेगा। तो द वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट ऑसिलेट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू के बीच वो ऑसिलेट करते रहेगा। दैट इज कुछ इस तरीके से, दिस कुछ ऑसिलेट करते रहेगा। तो सर्किट बिहेव्स एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा बिहेव करेगा। तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्यू मैक्स कॉस 2πft और करंट हो जाएगा I मैक्स साइन 2πft हो जाएगा। तो फॉर इंडक्टर के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ए हो जाएगा और फॉर कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ए हो जाएगा। ये याद रखना।
ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकते हैं या न्यूमेरिकल्स में यूज। द एनर्जी ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ बिटवीन द कैपेसिटर एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इंडक्टर एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी जो ऑसिलेट होगा बैक फोर्थ बिटवीन द कैपेसिटर और एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच एनर्जी ऑसिलेट करते रहेगा। दैट मीन्स टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, ओवरऑल कांस्टेंट ही रहेगा। तो मैक्सिमम एनर्जी इन द कैपेसिटर का मस्ट बी इक्वल टू द मैक्सिमम एनर्जी इन टू कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम एनर्जी होगा वो इंडक्टर के मैक्सिमम एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मस्ट बी कैलकुलेटेड। तो दिस shows the how the amplitude of the circuit and charge oscillation in the LC circuit are related। बस फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन जो कि अभी मैंने शुरुआत में फ्रीक्वेंसी बताया था आपको 1/2 अंडर रूट एल सी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। In an LC circuit, the instantaneous voltage across the capacitor and inductor are always equal होगा। तो कैपेसिटर का वोल्टेज और दिस इज VC इक्वल टू IXC और वोल्टेज ये हो जाएगा आपका इंडक्टेंस का वोल्टेज IXL। तो रेजोनेंस के लिए मैंने बताया था XC इक्वल टू XL मतलब VC इक्वल टू VL। So this assume that the current in the LC circuit is oscillating and hence apply only at the oscillating frequency के लिए। This frequency called resonance frequency, इसी frequency को resonance frequency कहते हैं, जो कि मैंने शुरुआत में बताया अभी तक। तो tan phi इक्वल टू XC/R। बताएं क्या होगा इसका आंसर। एपरेंट पावर किसका प्रोडक्ट होता है, दिस इज एपरेंट वोल्टेज एंड एपरेंट करंट का रेशियो ऑफ ट्रू पावर और एपरेंट पावर के रेशियो को क्या बोलते हैं, apparent power नहीं पावर फैक्टर, power factor सर। ठीक है। तो ये मैंने आज आपको पूरा LR LCR सर्किट बताया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताया, LC ऑसिलेशन बताया। इतने टॉपिक्स आज आपके इसमें कंप्लीट हो गए। Yes, sir.